हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी चलेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर दें। शारंग बिल्ला में मृत्युंजय के इस तरह से लात मारने पर विप्लो का मुंह बन गया और वो अपना फ़ोन कान में लगाते हुए बोला, उनकी बात को सीरियस नहीं लेना क्योंकि मेरी किसी भी उधार है तुमसे। जिसे सुनकर हिमांशी अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओह तो जनाब का ध्यान अभी भी किस पर है? हिमांशी के बात पर विप्लो दांत दिखाते हुए बोला, अरे तुमने कहा था ना मैं भी तुम्हारे बच्चे का डैड बनूंगा, तो उसके लिए हमारी किस्सी तो ज़रूरी है ना। उस पर हिमांशी अपना सर हिलाते, ओके तो आ जाओ फिर देखते हैं। एंड अभी को हैप्पी बर्थडे कह देना, मैंने उसका गिफ्ट भिजवा दिया है, आज शाम तक मिल जाएगा। मैं अभी अपने पेशेंट को देखने जा रही हूँ। हिमांशी की बात सुन विप्लो मुँह बनाते हुए, जो तुम्हारे इश्क में बीमार पड़ा है उसका तो तुम इलाज नहीं कर रही और तुम्हें अपने पेशेंट की पड़ी है। विप्लो की बात सुनते हुए एंट्रेस आवाज़ और लपेट ले जितना लपेटना है। उस आवाज़ को सुन विप्लो के रोंगटे खड़े हो गए और उसने सिर घुमाकर देखा तो शोभित अपने गोद में 2 साल के गुलाबी आंखों वाले लड़के को पकड़े खड़ा था, जिसे देखकर विप्लो की आंखें चमक उठी और फोन में बोला, मैं ख्याल रखूंगा अपना और तुम्हारे शहर आऊँगा तुम्हें दुल्हन बनाने, अभी रखता हूँ। इतना कहकर विप्लो कॉल कर शोभित के पास आकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, आद्विक मेरा बच्चा है, तू चाचू है, समझा? शोभित ने विप्लो को आंखें दिखाते हुए कहा, जिसे इग्नोर कर विप्लो जोर से बोला, बच्चा पार्टी देखो आदू आया है। लेकिन बच्चे को बजाय वहां पर घर के सभी बड़े आ गए और बाहर से अदिति हाथ में बैग पकड़े अंदर है, जिसे देख विप्लो अदिति से बोला, बनी ब्रो ने तुझसे बैग उठाया और नहीं तो क्या दोनों बाप बेटे हमेशा मुझे भूल जाते हैं। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देख शोभित उसके हाथ से बैग लेते हुए, ओह मैं लेकर आ रहा था जब तुमने कहा अद्विक को तुम नहीं संभाल सकती, मैं ले जाऊं तो मैं ले आया और यहाँ आकर मेरी बुराई कर रही हो। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों की हरकतें ही ऐसी है कि मैं क्या कोई भी आप दोनों से दूर ही रहना पसंद करेगा। और ये अद्विक नखरीला, तुमने इतने नखरे हैं इसके जितना मेरे नहीं हैं। अदिति ने अद्विक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे संरचना विप्लो के पास आकर अद्विक को गोद से लेते हुए बोली, क्यों आदू मॉम को क्यों परेशान करते हो, नहीं कलता बेबी? अद्विक ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा। अद्विक अदिति का मेल वर्जन था, जिसके उसके चबी गाल, गोल मटोल हाथ पैर, गुलाबी आंखें और कश्मीरी गोरा रंग बस शोभित जैसा कुछ था, तो उसका गुस्सा जो बहुत खतरनाक था। अद्विक की बात सुन कोई कुछ कहता उससे पहले एक गुस्सेदार आवाज़ आई, यू ब्लडी टफर, यू डिस्ट्रॉय माई केक। जिसे सुनकर सभी लोग की गर्दन उस तरफ मुड़ गई और विप्लो अपने दांत को कुतरते हुए बोला, ये छोटा दानव की आवाज़ है। विप्लो की बात सुन शोभित अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाते हुए अभी अव्यक्त शोभित की बात सुन अपनी नीले आंखों से उसे देखते हुए, हेलो चाचू, हाउज योर जर्नी, ग्रेट, बट तुम किस पर गुस्सा कर रहे हो? शोभित ने पूछा, जिसके जवाब में अव्यक्त फ्रिज खोल अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला, लुक दिस टफर। अव्यक्त के इशारे पर शोभित ने अंदर देखा और बाकी सबके घर लोग भी आ गए थे। फ्रिज के अंदर ब्लैक ड्रैकुला कस्ट्यूम पहने एक नीली आंखों वाले करीब 3.5 साल का बच्चा केक को गंदा करते हुए बैठा था और कुछ केक उसके मुंह पर भी लगा हुआ था, जिसे देखते हुए विप्लो धीरे से बोला, यार कोई ब्रो को बुलाओ वरना साइलेंट बम फट जाएगा। विप्लो की बात सुन सभी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। जब एकांश अव्यक्त को धक्का देते हुए सामने से हटा, फुल स्पीड में चूड़े की तरफ किचन से बाहर भागा, लेकिन वो जैसे ही किचन के दरवाजे के पास में किसी से टकरा गया और गिरने लगा तो 18 साल का हैंडसम वैदिक उसे पकड़ते हुए कहाँ, जिसके पीछे से शिवांश आते हुए मुस्कुरा कर बोला, अभी का केक खराब करके भाग रहा है, बिल्कुल पिछली बार की तरह। शिवांश की बात सुने कांस ने जल्दी से अपना सर नहीं में हिला दिया और वैदिक से छूटने की कोशिश करने लगा, जिसे देख पीछे से अव्यक्त आते हुए बोला, बदतमीज, हाउ डेयर यू टू पुश मी। अव्यक्त को आता हुए देख एकांश वैदिक से छूटने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर वैदिक उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं जाने दूंगा, इस बार तुम्हें मार पड़ेगी। जिसे सुनकर एकांश गुस्से से वैद्य की तरफ देखने लगा। जब महक वहां आते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ? ये कहते हुए महक की नज़र एकांश पर गई, जो कि अपनी नाक को फुलाए गुस्से में खड़ा हुआ था, जिसे देख महक हैरान होते हुए बोली, अंश ये सब क्या है बेटा? महक की बात सुन समृति बोली, कुछ नहीं मम्मा, अंश ने अभी का केक गंदा कर दिया और भाग रहा है। समृति की बात सुन एकांश उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद वैदिक से खुद को छुड़ा महक के पैरों से लिपट गया तो अव्यक्त महक के पास नाराजगी से बोला, मॉम आई डोंट लाइक दिस बॉय। जिसे सुन महक अपना सर नहीं में हिलाते हुए अव्यक्त से बोले, अभी ऐसा नहीं करते बेटा, तुम्हें पता है ना अंश थोड़ा बदमाशी करता है, बट ही लव्स यू टू लॉट। महक के बात सुन समृति एकांश के पास आ उसके हाथ को पकड़ते हुए,
अंश चलो हम डैडा के पास चलते हैं, इस घमंडी से बात नहीं करते। समृद्धि की बात सुन अभी उसे घूरने लगा और एकांश अपना सर हिला। अव्यक्त को अपनी 2 उंगली आंखों में दिखा, होठों पर तिरछी मुस्कान ले समृद्धि के साथ चला गया, जिसके जाने के बाद अव्यक्त महक की तरफ देखते हुए अगेन दिस टाइम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसे सुनकर महक ने अपना सर हिला दिया तो अव्यक्त अपने रूम की तरफ चला गया, जो अब समृद्धि और उसका था। दोनों एक ही बेडरूम में रहते थे, जहाँ पर 2 अलग-अलग बेड और वॉल का कलर भी अलग था। जिसके जाने के बाद महक शिवांश और वैद्य की तरफ देखते हुए बोले, आप दोनों को जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? जिसके जवाब में वैद्य अपना सिर हिलाते हुए बोले, डोंट वरी भाभी, हम गए थे अवस्थी हाउस, तो शाम को आपकी प्रिंसेस एंड पूरी फैमिली आ जाएगी। वैद्य की बात पर महक अपना सिर हिला निर्जला की तरफ देखते हुए, माँ मैंने सारी तैयारियां देख ली हैं, विक्की भैया और चित्रांग भैया को कॉल कर दिया था मैंने, तो वो लोग भी शाम तक आ जाएंगे। ये सुनकर सभी ने अपना सर हिला दिया तो महक सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, चलिए सभी फ्रेश हो जाइए, आगे की तैयारी होती रहेगी, मैं सब लोगों के लिए लंच लगाती हूँ। महक की बात सुन अदिति महक के पास आकर बोली, चलिए मैं भी मदद करती हूँ। अदिति को देख महक थोड़ी चौंक कर बोली, सॉरी अदिति, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि तुम यहीं हो, और अद्विक कहाँ है? जिसके जवाब में अद्विक जोर से बोला, माँ। जिसे सुनकर महक रचना के पास आकर उसकी गोद से अद्विक को लेते हुए बोले, अद्विक आप मनाली जाकर हम लोगों को भूल गए? महक के बाद पर अद्विक अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं भूला। अद्विक के जवाब पर महक मुस्कुराते हुए अदिति से बोला, इतना छोटा सा है, कितने अच्छे से बोलता है। जिसे सुनकर शोभित उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो एकांश की इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर, मेरा बेटा गूंगा नहीं है शोभित, हमने उसका इलाज करवाया है, वो बोल सकता है, और अब नहीं बोल रहा है तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी तो चुप नहीं रहेगा ना? मृत्युंजय ने नीचे आते हुए कहा। जिसे सुनकर सब लोगों ने सर घुमाकर उस तरफ देखा तो मृत्युंजय एकांश को अपनी गोद में पकड़े खड़ा था और एकांश डार्क चॉकलेट खाते हुए शोभित को घूर रहा था, फिर अद्विक को घूरने लगा, जो कि महक के गोद में था। उसने अभी भी ड्रेकुला वाले कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, जिन्हें मृत्युंजय ने क्लीन कर दिया था। मृत्युंजय की बात सुन शोभित अपना सर हिलाते हुए, हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो बोलता क्यों नहीं? जिसके जवाब में मृत्युंजय शोभित के पास आकर बोला, क्योंकि उसे बोलना नहीं पसंद है ना अंश। जिसे सुने एकांश ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख मृत्युंजय शोभित से बोला, सी मेरा बेटा बातें समझता है और उसे कहाँ कैसे रिएक्ट करना है वो भी पता है, तो एबनॉर्मल नहीं है। मृत्युंजय के स्ट्रिक्ट आवाज़ को सुन सभी अपना सर हिला दिया तो मृत्युंजय महक के पास आकर उसकी गोद में बैठे अद्विक से बोले, हे बेबी हाउ आर यू? ग्रेट बीपी। अद्विक ने मृत्युंजय को चमकती आंखों से देखते हुए कहा, जिसे सुन मृत्युंजय अपने पॉकेट से चॉकलेट निकाला अद्विक को देते बोला, तुम्हारे लिए। जिसे लेकर अद्विक मृत्युंजय के हाथ को पकड़ने लगा, जिसे देख एकांश मृत्युंजय के हाथ को पीछे खींच अद्विक को घूरने लगा। अद्विक के गुस्से भरी आंखों को देख अद्विक शकपका गया और महक के सीने से लग गया, जिसे देखकर महक उसके पीठ को थपथपाते हुए मृत्युंजय से बोली, आपने उसके कपड़े को बदला क्यों नहीं? शाम को तो वैसे भी कपड़े चेंज होंगे ना, उसके लिए तो अभी से करने की क्या जरूरत है? वैसे इसे केक खाने को किसने दिया था? मृत्युंजय ने पूछा, जिसके जवाब में महक अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, आपके बेटे ने नहीं बताया? ऐसे तो बहुत इशारे चलते रहते हैं आप दोनों के। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए, बताओ भी। जिस पर शिवांश अव्यक्त का 3 स्टेप केक, जो कि पूरा गंदा हो चुका था, उसे लाते हुए बोले, ये केक खाया था साइलेंट बम ने। शिवांश के साइलेंट बम कहने पर एकांश उसे घूरने लगा और मृत्युंजय एक नज़र केक को देखने के बाद एकांश से बोला, फिर से ब्रो को गुस्सा कर दिया? जिसे सुनकर एकांश अपना सर नहीं में हिला दिया तो अव्यक्त नीचे आते हुए मृत्युंजय से बोले, डैडा। जिसकी आवाज़ को सुन एकांश जल्दी से चॉकलेट शिवांश की तरफ बढ़ा दिया, जिसे शिवांश ने पकड़ भी लिया तो एकांश अपने स्टिकी हैंड देखने के लगा तो वैदिक अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे लेकर एकांश अपना हाथ साफ कर उसके वापस कर मृत्युंजय के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ कर लिया। एकांश की हरकत पर शिवांश मुस्कुरा दिया और मृत्युंजय से बोला, डैड अभी के कॉस्ट्यूम आ चुके हैं, आप देख लीजिए। शिवांश की बात सुनकर अव्यक्त उसके पास आकर बोला, ब्रो आपने जो मैथ्स का क्वेश्चन बताया था नहीं बना? जिसे सुनकर महक अव्यक्त से बोली, अभी चलो लंच के लिए, पढ़ाई और अपना कॉस्ट्यूम बाद में देख लेना। अव्यक्त महक के बाद सुन अपना सर हिला और मृत्युंजय को कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखा तो पाया एकांश ने मृत्युंजय के कान पर हाथ रख लिया था, जिसे देखकर अव्यक्त मृत्युंजय के देखते हुए बोला, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अव्यक्त की बात सुन मृत्युंजय एकांश के हाथ को नीचे करते हुए बोला, अंश डोंट डू दिस। फिर अव्यक्त की तरफ देखते हुए आगे बोला, ये बस तुम्हें परेशान करता है, इसे चिढ़ा मत करो। मृत्युंजय की बात पर अव्यक्त केक की तरफ इशारा करते हुए बोला, लुक इसने क्या किया मेरे केक के साथ?
तो क्या हुआ, अभी हम नया ले आएंगे और इससे भी अच्छा वाला लेकर आएंगे, इसका कलर उतना अच्छा नहीं है, मृत्युंजय ने बात टालते हुए कहा। जिसे सुनकर अव्यक्त अपना सर हिलाते हुए एकांश को हाथ दिखाते हुए बोला, तुम नीचे आओ। जिसे सुनकर एकांश कस कर मृत्युंजय के गले लगा लिया तो अव्यक्त अपने दांत पीसते हुए बोला, अंश नीचे आओ। अव्यक्त को गुस्से में देख कर मृत्युंजय एकांश को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। ये देखकर अव्यक्त महक से बोला, डैड ने बिगाड़ रखा है। जिसे सुनकर विप्लव अव्यक्त के सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम्हें भी सिर पर चढ़ा कर रखा है हम लोगों ने, इसलिए भाई के सामने चिल्ला रहे हो, चलो लंच करने। इतना कहकर विप्लव अव्यक्त को एक हाथ में उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। स्टडी रूम लंच के बाद मृत्युंजय, शोभित, विप्लव, अमृत स्टडी रूम में थे। जब मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए बोला, चेकअप कैसा था? जिसके जवाब में अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि उसका ख्याल रखना है। शोभित अमृत की बात सुनकर बोला, अब मुझे लगता है कि ना आपको भी उसी टाइम बेबी प्लानिंग कर लेना चाहिए था जब मैंने किया था। शोभित की बात सुनकर विप्लव एप्पल खाते हुए अपना सर हिलाकर बोला, बिल्कुल सही, और जैसे ब्रू से अपने मार खाया था ना, उसी तरह वैशाली से भी भैया मार खाते। विप्लव की बात पर अमृत उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए बोले, इडियट, सोच समझ कर बोलना नहीं होता है। शादी करने की उम्र हो गई है लेकिन दिमाग कभी भी घुटने में है, जो भी मुंह में आया बक देता है। जिसे सुनकर विप्लव अपने सर का सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, ठीक तो कह रहा हूँ, कितना जोर से मारा मुझे। अमृत विप्लव की बात को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए शोभित की तरफ देख, लेकिन क्या दिन था ना वो, जब अमेरिका में अदिति के विनर अनाउंसमेंट के वक्त वो स्टेज पर गिरी और पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। शोभित अमृत की बात पर अपना सर निराशा से नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझसे पूछो कैसे बर्दाश्त किया था मैंने उसे, पूरी 9 महीने दिमाग की माँ बहन कर दी थी उसने। शोभित की बात सुन विप्लव उसे उंगली दिखाते हुए बोले, खबरदार, अगर ऐसा कुछ कहा तो मेरी बन्नी बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। आपके बेटे के अंदर सारे नखरे आपके गए हैं, लेकिन अद्विक है बड़ा क्यूट। मृत्युंजय इन दोनों की बात को सुनकर मुस्कुराता, मुझे तो मेरी सेकंड प्रिंसेस का वेट है, जब शाम को वो आएंगे। हाँ, शक्ल तो ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन उनकी बातें बड़ी प्यारी है। जब वो प्यार से मुझे सिर्फ मामू कहती है। मृत्युंजय की मुस्कान को देखकर अमृत हल्का सा मुस्कुराता, अगर समृति की एक और बहन हो गई तो। अमृत की बात पर मृत्युंजय उसकी चमकती आंखों के देखकर, समृति को मैं रख लूँगा और सेकंड वाली को तू रख लेना। जिसे सुनकर अमृत अपना सर हिलाते हुए बोला, तो एकांश को मैं रख लूँगा, रख लूँ। शोभित अमृत की बात सुनकर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, उसका एटीट्यूड और गुस्सा देखा है, कैसे ब्रो को कसकर पकड़ कर रखा था उसने। शोभित की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते लगे, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है मुझसे और मेरे बेटे से? मृत्युंजय की बात शोभित कुछ कहता उससे पहले दरवाजे पर नॉक हुआ। जिसे सुनकर मृत्युंजय एक बटन प्रेस करने लगा, कहते हुए बोला, आ जाओ। मृत्युंजय के बुलाने पर विकल्प और चित्रांक अंदर आ गए, जिन्हें देखकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए, काफ़ी जल्दी नहीं आ गए तुम दोनों? मृत्युंजय के बाद सुन मुँह बनाते हुए, मेरा बेटा कितना इरिटेटिंग है, लेकिन मेरा बेटा बहुत प्यारा है, दिन भर चुप रहता है। चित्रांग में विकल्प की बात सुनकर कहा। विप्लव उन दोनों की बातों को सुनते हुए हल्का मुस्कुराकर, लेकिन देखकर लगता है जैसे मीरा की तरह समृति इकलौती हो गई है ना। शोभित विप्लव की बात अपना सर हिलाते हुए बोला, अगर तो हम लोगों में से खुद को अपना भाई न समझे तो ऐसा हो सकता है। ओह, मैं इस घर के कुल दीपक में से एक हूँ, तो मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं गिनूंगा? विप्लव ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए पूछा। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए विप्लव से बोला, दरवाज़ा खुला है, तुम जरा बाहर जाओगे? मृत्युंजय की बात सुनकर विप्लव अपना हाथ टेबल पर पटकते बोला, मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं 27 ईयर का हो चुका हूँ, मेरा पूरा हक है यहाँ पर बैठे रहने का। और विप्लव की बात सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिला, एक एनवलप निकाल कर विप्लव की तरफ फेंकते हुए बोला, शी। मृत्युंजय की बात सुन विप्लव एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद एनवलप को खोल कर देखने लगा और उसमें जो कुछ भी लिखा था उसने पढ़ने लगा। जिसे इतना गौर से पढ़ता हुआ देखकर शोभित बोला, इंग्लिश नहीं आती? दे, मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ। शोभित की बात सुन विप्लव मुंह फुलाते हुए उसकी तरफ देखने के बाद उसे कागज़ को फोल्ड कर फिर से एनवलप में रख कर उठकर खड़ा हो गया और मृत्युंजय को सैल्यूट करते हुए बोला, शाम तक आ जाऊँगा। इतना कहकर विप्लव स्टडी रूम से बाहर चला, जिसे जाता हुआ देखकर चित्रांग कंफ्यूजन में मृत्युंजय से बोला, ऐसा भी क्या था एनवलप में? जिसके जवाब में मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, उसका पसंदीदा काम सुबह ही उसके असिस्टेंट ने मुझे कोरियर किया था और बताया था कि विप्लव पिछले 2 दिनों से अव्यक्त की बर्थडे की तैयारी में लगा हुआ है और अपने काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए उसने भेजना पड़ा।
मृत्युंजय की बात सुन शोभित अपना सर नहीं में हिलाते बोले, ये लड़का बहुत इनरिस्पॉन्सिबल हो गया है। चित्रांग शोभित की बात सुन उसके गले में अपनी बाहें डाल, बाप बनने के बाद रिस्पॉन्सिबल हो गए और आप भी। चित्रांग के बाद सुन शोभित कुछ कहता उससे पहले अमृत शोभित को पकड़ मृत्युंजय से बोले, लगता है इसकी फिर से पिटाई करनी पड़ेगी। जिसे देखकर शोभित खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, यार मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, आप लोगों को तो मुझे पीटना शुरू कर रहे हो। मृत्युंजय उन लोगों की मस्ती को देखकर उन्हें रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, सभी मेहमानों को इनवाइट किया है ना। जिसके जवाब में अमृत अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ हमने सबको इनवाइट किया है। जिसे सुनकर मृत्युंजय ने अपना सर हिला दिया। वो शोभित मृत्युंजय से बोला, ऋतिक ने कहा कि वो नहीं आ रहा है। शोभित की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाकर बोला, समझ गया। एक काम करते हैं, बर्थडे खत्म होने के बाद गोवा चलते हैं पिकनिक के लिए। पिछले 3 सालों से फैमिली पिकनिक पर नहीं गए हैं। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर कुछ पल सोचने के बाद बोला, सही कह रहे हो, अभी वैशाली की डिलीवरी को 3 महीना बाकी है, वो भी थोड़ा घूम लेगी, क्योंकि बेबी हो जाने के बाद तो मौका मिलने से रहा। अमृत की बात सुन सबसे थम्सअप दिखा दिए तो शोभित कुछ पल चुप रहा। मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि माधवी त्यागी ने शादी कर ली है। शोभित की बात पर सब उसकी तरफ देखने लगे और मृत्युंजय शोभित को घूरते हुए बोला, शोभित मैंने कहा था ना तुमसे कि उसके पीछे जासूस मत भेजो, तुम्हें याद है ना 2.5 साल पहले क्या हुआ था। मृत्युंजय की बात पर अमृत उसका साथ देते हुए शोभित से बोला, जय बिल्कुल सही कह रहा है शोभित, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शोभित मृत्युंजय की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, शायद इसलिए एकांश नहीं बोलता। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना हाथ टेबल पर मारते हुए गुस्से से बोला, मेरा बेटा बोल सकता है शोभित, उस एक्सीडेंट का अब कोई लेना देना नहीं है हमसे। मृत्युंजय के गुस्से पर शोभित आगे कुछ भी न बोल सका तो मृत्युंजय खुद को शांत करते हुए बोला, मैं लड़ाई झगड़े से खुद को दूर कर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो तुम लोग। इतना कहकर मृत्युंजय स्टडी रूम से निकल बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देख अमृत शोभित के कंधे पर हाथ रखकर इग्नोर करो चलो, जिस पर शोभित अपना सिर हिला उसके साथ स्टडी रूम से बाहर चला आया। इधर मृत्युंजय जब अपने कमरे में पहुंचा तब देखा एकांश शीशे के सामने खड़ा खुद को घूरते हुए बातें कर रहा था। जिसे देखकर मृत्युंजय बोले, सबके सामने बोलने में तुम्हारी जुबान में दर्द होता है क्या। मृत्युंजय की बात सुने एकांश उसकी तरफ अपने इनोसेंट आंखों से देखते हुए अपना सर नहीं में हिला दिया तो मृत्युंजय वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हारी मॉम कहाँ है। मृत्युंजय के सवाल पर एकांश बाहर की तरफ जाने लगा तो मृत्युंजय जोर से बोला, नहीं तुम कमरे में रहोगे। मृत्युंजय के वार्निंग को सुन एकांश सर घुमाकर उसकी तरफ देख एक डेविल स्माइल देते हुए फुल स्पीड में भागा। जिसे मृत्युंजय भी पकड़ नहीं सका और दरवाजे पर खड़ा हो गुस्से से बोला, तुम आओ कमरे में, घुसने नहीं दूंगा तुम्हें। जब महक अंदर आते हुए बोली, देखा निकल गया चूहे की तरह फिर से आपके हाथ से। महक के बात सुन मृत्युंजय उसे कमर से पकड़ दरवाजा बंद करते हुए बोला, तो क्या हुआ मेरे चूहे की बिल्ली मौसी, तुम मेरे हाथ लग गई ना। मृत्युंजय को लपक कर पकड़ने पर महक मृत्युंजय से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए वो तो मैं देखूंगा मेरी प्यारी डांसर साहिबा। मृत्युंजय ने महक को मिरर के सामने खड़ा करते हुए जिसे मिरर में देखते हुए महक अपना सिर मृत्युंजय के सीने पर रख कर बोली, सभी कहते हैं कि अंश स्टॉप दिस फकिंग नॉनसेंस। मृत्युंजय ने बीच में गुस्से में कहा। जिसे सुनकर महक चुप हो गई तो मृत्युंजय महक को पलट कर अपने सामने लाते हुए बोला, कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता, हम अपने बच्चे की भाषा समझते हैं ना। जिसके जवाब में महक अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय को नम आंखों से देखते हुए बोली, लेकिन मेरे कान तरसते हैं उसके मुंह से माँ सुनने के लिए। उसकी उम्र के बच्चे कितने अच्छे से बोलते हैं। अपने अद्विक को देखा, आरव को देखा, यहाँ तक कि साध्वी, प्रणव, त्रिजल भी बोलते हैं, जबकि वो लोग सिर्फ 1.5 साल के हैं। महक के बाद नम आंखों को देखकर मृत्युंजय उसकी आंखों को साफ करते हुए बोला, हम कोई अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, हो सके तो अच्छा साइकोरिस्ट हायर करेंगे, लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो। मृत्युंजय के कंसोल करने पर महक चुप हो गई और अपने आस पर आंसू साफ करते हुए बोले, ऋतिक भैया ने क्या कहा है। उसने कहा कि वो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं प्लान कर रहा था कि हम सभी फैमिली पिकनिक पर चले गोवा। उन लोगों से मिलना भी हो जाएगा और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और मनाली वाला काम भी पूरा हो गया, इसलिए अब शोभित वहाँ नहीं जाएगा। मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसे सुनकर महक अपना सर हिलाते हुए, शाम ढल रही है। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले बाहर से अव्यक्त दरवाज़ा खटखटाते हुए, डैडा। अव्यक्त की आवाज़ सुन मृत्युंजय जाकर दरवाज़ा खोलते हुए बोला, क्या हुआ अभी। ये कहते हुए उसकी नज़र अव्यक्त के ऊपर गई जिसके चेहरे पर स्याही और उसके पर पूरे कपड़े पर कलर लगे हुए थे। जिसे देख मृत्युंजय को सोचने लगा,
जब व्यक्ति उसे हाथ दिखाते हुए बोला, रुकिए, उससे बचाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसे लेकर आया हूँ। इतना कहकर अव्यक्त जोर से बोला, रिद्दम विशाल सलोनी लेकर आओ उसे। अव्यक्त की बात सुन 5 साल का रिद्दम, 7 साल के सलोनी और 6 साल का विशाल एकांश को उठाकर ले आया, जो कि उन लोगों की पकड़ से छूटने के लिए उन दोनों को लोगों को मार रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपना मुंह छुपाते हुए बहक से बोला, अब मैं क्या करूं यार, सर में दर्द करके रखा है। इस लड़के ने अब तक उन लोगों ने एकांश को मृत्युंजय के सामने खड़ा कर दिया था, जो कि खुद भी रंगों से रंगा हुआ था, खासकर उसके हाथ। एकांश अपने मुंह में कुछ भरे हुए धीरे धीरे उसे चबा रहा था, जिसे देखकर अव्यक्त एकांश के सामने आकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या है तुम्हारे मुंह में, खोलो मुंह को। अव्यक्त के सवाल पर एकांश उसे देखते हुए एक बबल फुलाकर उसके मुंह में फोड़ दिया, जिसके कारण सारा चिंगम अव्यक्त के चेहरे पर चिपक गया और वो अपना गंदा सा मुंह बनाते हुए चिंगम को निकालने की कोशिश करने लगा, जिसे देख एकांश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। अव्यक्त की हालत देखने के बाद एकांश उसके दोस्तों को घूरने लगा, तो रिद्दम एकांश को घूरते हुए बोला, तुम परेशान क्यों कर रहे हो अभी को। रिद्दम की बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए एकांश का चेहरा डार्क हो गया और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाने लगा, तो मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, अंश वो बड़ा है, तुमसे तमीज़ नहीं है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। तुम क्या कर रहा है?